नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पोषण यानी न्यूट्रिशन के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो मुख्य पोषक तत्व आते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, इन सभी को हम मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत शामिल करते हैं। आज इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो कि एक मुख्य पोषक तत्व है। यह वीडियो रीट, नीट और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोषण यानी न्यूट्रिशन के विषय में देखते हैं। पोषण में हम क्या करते हैं? हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, इसके अलावा रोगों से बचाव के लिए, शारीरिक मरम्मत के लिए हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो देखो, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शारीरिक मरम्मत के लिए, हमारे शरीर में कोई चोट वगैरह लग जाती तो उस घावों को भरने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रोगों से, विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनसे बचाव के लिए भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जब कोशिका में जाते हैं, रक्त के द्वारा कोशिका में पहुँचते हैं, और कोशिका में क्या होता है, यहाँ पर श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन है ये भी क्या होती है, कोशिका के अंदर पहुँचती है। और यहाँ पर जो हम मुख्य जो पोषक तत्व ग्लूकोज ग्रहण करते हैं, तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। और यही ऊर्जा विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनके लिए काम आती है। शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक मरम्मत के लिए, रोगों से बचाव के लिए, इन सभी के लिए ऊर्जा काम में ली जाती है। इसके अलावा जो अन्य हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो शारीरिक वृद्धि, शारीरिक मरम्मत, रोगों से बचाव, इन सभी में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जो भी हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो पोषक तत्व क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक मरम्मत के लिए और रोगों से बचाव के लिए आवश्यक होते हैं। सजीवों के द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, नई कोशिकाओं के निर्माण, रोगों से बचाव तथा कोशिकीय उपापचय हेतु पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण जो होता है, इंजेक्शन जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं या कोशिकीय उपापचय कहते हैं। और इसी क्रिया को हम पोषण कहते हैं। यानी कि जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे ही पोषण कहा जाता है, और इसे हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, नई कोशिकाओं के निर्माण, रोगों से बचाव और कोशिकीय उपापचय के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें पोषक तत्वों की या पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और इन पोषक पदार्थों के अंतर्ग्रहण की जो क्रिया है उसे हम पोषण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जो सेलुलर उपापचय है इसे ही हम अंग्रेजी में सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये हो गया पोषण। अब पोषक तत्व हैं ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देकर के देखना है। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स, वे पदार्थ जो हमें पोषण यानी न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और इन पोषक पदार्थों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है, दूसरा है शारीरिक निर्माण या वृद्धि वाले पोषक तत्व है, तीसरा उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करने वाले या उपापचय क्रियाओं का नियमन करने वाले पोषक तत्व है, और अंतिम चौथा है आनुवंशिकता में सहायक पोषक तत्व है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है तो इनमें कार्बोहाइड्रेट जो कि मुख्य पोषक तत्व है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, फिर है वसा यानी लिपिड, और फिर है प्रोटीन।
तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये तीनों ही आपको ध्यान में रखना है। और इनमें सबसे अधिक जो ऊर्जा है, देखो सामान्यतः हमारे शरीर में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, लेकिन जब सबसे अधिक ऊर्जा की हम बात करें इन तीनों में तो वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके बाद में प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सामान्य जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। आगे हम इन्हीं तीनों के डिटेल से भी देखेंगे कौन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और इनका विघटन है वो किस प्रकार से होता है, पहले कौन से तत्व का विघटन होता है, अंत में कौन से का होता है। शारीरिक निर्माण या वर्दी के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व वो है प्रोटीन। तो हमारे शरीर की वर्दी और कोई जो टूट फूट कोशिकाओं में हो जाता है और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हो जाती हैं उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करने वाले या उपापचयी क्रियाओं का नियमन करने वाले जो पोषक तत्व हैं उनमें खनिज लवण, जितने भी खनिज लवण है उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, ये सभी खनिज लवण इसमें आ गए। जल है वो हमारी उपापचयी क्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स होते हैं ये भी उपापचयी क्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक होते हैं। फिर आनुवांशिकता में सहायक जो पोषक तत्व हैं उनमें डीएनए व आरएनए आते हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड के रूप में हमारे शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं और ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनमें लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो आनुवांशिकता में जो सहायक पोषक तत्व हैं उनमें डीएनए व आरएनए आते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के पोषक तत्व। इनमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ऊर्जा प्रदान करने वाला इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो इनमें देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन दे देगा और एक नाम विटामिन दे देगा, तो आपको यहाँ पर देखना कि कौन सा नहीं है। या इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि शारीरिक निर्माण करने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा, तो इसमें प्रोटीन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका में पोषक तत्वों की बात करें तो इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। कोशिका में पोषक तत्व या बायोमोलिक्यूल्स जिन्हें हम जैव अणु भी कहते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक सूक्ष्म जैव अणु यानी कि माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा है दीर्घ जैव अणु जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। सूक्ष्म जैव अणु वे कहलाते हैं जिनका आणविक भार 18 से 800 डाल्टन होता है, या फिर हम कह सकते हैं लगभग 1000 डाल्टन तक के जो आणविक भार वाले पोषक तत्व हैं, जो अणु हैं वो सूक्ष्म जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। जबकि 1000 डाल्टन से अधिक आणविक भार वाले जितने भी जैव अणु होते हैं वो दीर्घ जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जैव अणु जो होते हैं ये विलेयता, इनकी जो विलेयता होती है वो अधिक होती है, सोल्युबिलिटी अधिक होती है। जबकि दीर्घ जैव अणु होते हैं इनकी विलेयता कम होती है, इनकी तुलना में इनकी विलेयता कम होती है। अब इनकी उदाहरण की बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म जैव अणु कौन से होते हैं। इनमें जल, खनिज लवण, विटामिन, शर्करा, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी क्या होते हैं, सूक्ष्म जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। जबकि दीर्घ जैव अणु की हम बात करें तो इनमें पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए जो आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और वसा जिसे हम लिपिड भी कहते हैं, ये दीर्घ जैव अणु के आते हैं क्योंकि इनका आणविक भार होता है वो 1000 डाल्टन से अधिक होता है। ये होते हैं कोशिका में पोषक पदार्थ 2 प्रकार के। अब जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है यानी कि डीएनए, इसकी संरचना की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इसकी संरचना में 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक तो शर्करा, एक फॉस्फेट और एक होते हैं नाइट्रोजनस क्षारक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फॉस्फेट और ये जो मध्य में ये शर्करा है, और इस शर्करा के एक तरफ तो फॉस्फेट जुड़ा होता है और एक तरफ जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, एडेनिन, थाइमिन यहाँ पर दे रखा है, ये नाइट्रोजनस क्षारक जुड़े रहते हैं। फॉस्फेट और शर्करा के मध्य जो बंध होता है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं, और शर्करा और जो नाइट्रोजनस क्षार है इनके मध्य जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। देखो यहाँ पर शर्करा है ये हाइड्रोक्सिल से जुड़ती है और साथ में नाइट्रोजनस क्षारक, इन तीनों से जुड़ने के बाद में एक डीएनए के अणु का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में नहीं रखना, ये ध्यान में रखना कि फॉस्फेट और शर्करा के मध्य जो बंध होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और नाइट्रोजनस क्षारक और शर्करा के मध्य जो बंध होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। और जो डीएनए होता है ये 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक तो फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनस क्षारक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बन की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में हम बांटते हैं।
पहला है 3 कार्बन युक्त जो शर्करा होती है, इसमें ट्रायोज, आगे भी हम इनकी बात करेंगे, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। 3 कार्बन युक्त जो शर्करा होती है उन्हें हम ट्रायोज कहते हैं। ये ग्लिसरेल्डिहाइड भी कहलाते हैं, इसके उदाहरण हैं ग्लिसरेल्डिहाइड। और कहते क्या है, 3 कार्बन युक्त जो शर्करा होती है उन्हें ट्रायोज कहा जाता है। 4 कार्बन युक्त जो शर्करा होती है इसे टेट्राओज कहते हैं, और इसके उदाहरण है थ्रियोज और एरिथ्रोज और थ्रियोज। ये हैं 4 कार्बन युक्त यानी टेट्राओज शर्करा के उदाहरण। 5 कार्बन युक्त जो शर्करा है उसे पेंटोज कहते हैं, जिसमें राइबोज, राइबोज और डीऑक्सी ये किसके उदाहरण है, यानी कि आरएनए और जो डीएनए होता है, ये 5 कार्बन युक्त शर्करा के उदाहरण हैं। 3 कार्बन युक्त शर्करा ट्रायोज, 4 कार्बन युक्त शर्करा टेट्राओज, 5 कार्बन युक्त पेंटोज और 6 कार्बन युक्त शर्करा होती है C6H12O6, तो ये हेक्सोज कहलाते हैं, जिनमें 6 कार्बन होते हैं। और इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज। इन सभी के विषय में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन से पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसी शर्कराएं होती हैं जिनमें एल्डिहाइड है, वो कुछ ऐसी शर्कराएं होती हैं जिनमें एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, वो क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। और इस प्रकार की जो शर्कराएं है इन्हें एल्डोज शर्करा कहते हैं, यानी कि वे शर्कराएं जिनमें फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड पाया जाता है, CHO ग्रुप पाया जाता है, उन्हें हम एल्डोज शर्करा कहते हैं। और इसके उदाहरण यहाँ पर हैं ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, ग्लिसरेल्डिहाइड, राइबोज। ये सभी जो शर्कराएं यहाँ पर उदाहरण दे रखी हैं ये सभी हैं एल्डोज शर्करा कहलाती है। तो ये उदाहरण भी आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह, वो कीटो समूह है, वो पाया जाता है शर्कराओं में। तो वे शर्कराएं जिनमें कीटोन समूह या कीटो समूह पाया जाता है उन शर्कराओं को कीटोज शर्कराएं कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं फ्रक्टोज, जाइलुलोज, राइबुलोज। फ्रक्टोज, जाइलुलोज, राइबुलोज ये सभी शर्कराएं कीटोज शर्कराएं कहलाती हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप के आधार पर शर्कराओं के 2 प्रकार हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी सैकराइड, सैकराइड क्या होते हैं, C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सैकराइड्स हैं इनकी संख्या पर शुगर जिसे हम कहते हैं, तो सैकराइड की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड, तीसरा पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड है, इसकी हम बात करें तो इसमें ग्लूकोज यानी C6H12O6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी हैं जो कि मोनोसैकराइड कहलाते हैं। इनमें सैकराइड की संख्या कितनी होती है, एक सैकराइड की संख्या होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड होता है ये मोनोसैकराइड्स मिलकर के बना होता है, इसमें 2 से 9 तक मोनोसैकराइड्स पाए जाते हैं जो कि ओलिगोसैकराइड कहलाते हैं। ये ध्यान में रखना आपको, 2 से लेकर के 9 तक ओलिगोसैकराइड जो मोनोसैकराइड है ये पाए जाते हैं और ये कहलाते हैं ओलिगोसैकराइड। इसमें हम बात करें तो इसे निम्न भागों में बांटते हैं। डाइसैकराइड जिसमें 2 सैकराइड्स के अणु मिलकर के एक डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज का अणु एक फ्रक्टोज का अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से एक ग्लूकोज और एक ग्लेक्टोज, एक ग्लूकोज का अणु एक ग्लेक्टोज का अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से 2 ग्लूकोज के अणु मिलकर के माल्टोज का निर्माण करते हैं। तो डाइसैकराइड जो होते हैं इनमें 2 मोनोसैकराइड्स की संख्या होती है। जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज में एक ग्लूकोज का अणु एक फ्रक्टोज का अणु, लैक्टोज में एक ग्लूकोज का एक ग्लेक्टोज का, माल्टोज में 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं। इसके बाद में ट्राइसैकराइड आते हैं जिनमें 3 सैकराइड्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये हो गए ओलिगोसैकराइड। इसके बाद में आता है पॉलीसैकराइड जिसमें क्या होता है, हजारों की संख्या में इसमें मोनोसैकराइड्स पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, लिग्निन, पैक्टिन।
स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, लिग्निन, पेक्टिन, ये सभी पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में क्या होती है, जो सेकेराइड्स की संख्या होती है वो हजारों की संख्या में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला मोनोसेकेराइड, जिनमें सेकेराइड की संख्या 1 होती है, दूसरा ओलिगोसेकेराइड जिसमें 2 से 9 होती है, और तीसरा पॉलीसेकेराइड, इसमें हजारों की संख्या में सेकेराइड्स की संख्या होती है। अब एक एक करके हम डिटेल से बात करते हैं। पहला आता है इसमें मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, तो इसमें क्या होती है, सेकेराइड यानी शर्करा की जो संख्या होती है 1 होती है। सेकेराइड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 1 अणु शर्करा का इसमें पाया जाता है। स्वाद में मीठे होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, और जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मोनोसेकेराइड जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं, रंगीन होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। और इसके हम उदाहरण की बात करें तो पहला इसमें आता है फ्रक्टोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रक्टोज, जिसे हम फल शर्करा भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये फलों में पाए जाते हैं। अंगूर को छोड़ करके से सभी फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा यही होती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की बात करें तो फ्रक्टोज होती है। इसके बाद में दूसरी शर्करा आती है ग्लूकोज, जिसे हम कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं। कारण क्या है कि हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप वह ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के कारण होती है। तो इसीलिए इसे हम सेलुलर फ्यूल या कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्रेप शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि अंगूर के अंदर पाई जाती है, और अंगूर शर्करा या इसे ग्रेप शुगर इसी कारण से कहा जाता है। तो इसके उपनाम भी आपको ध्यान में रखने, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा C6H12O6। मधुरतम यानी कि स्वीट होती है, मीठी होती है, शहद व मकरंद में उपस्थित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शहद और जो मकरंद होता है इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट है फिर गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज है ये दूध यानी कि मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मिल्क में यानी कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, गैलेक्टोज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फिर डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या होता है, 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें 2 मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है। यानी कि 2 मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ती हैं, और इसमें जब जुड़ती हैं तो उनमें क्या होता है, एक हाइड्रेट, एक जो जल का अणु है वो निकलता है। यानी कि डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक H2O का अणु निकल जाता है और डाइसेकेराइड का निर्माण हो जाता है। डाइसेकेराइड में क्या होता है, 2 मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ करके डाइसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इसके उदाहरण हो जाएंगे। पहला है सुक्रोज। सुक्रोज है ये एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक अणु सुक्रोज का निर्माण करते हैं। यानी एक तो ग्लूकोज का अणु है और एक फ्रक्टोज का, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। और सुक्रोज क्या है, एक प्रकार की डाइसेकेराइड होती है। शक्कर यानी कि जो टेबल शुगर होती है, जो हम घरों में काम में लेते हैं, तो उनमें कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, सुक्रोज पाई जाती है। तो इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। शुगर कैन में यानी कि गन्ने में भी कौन सी शुगर पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। इसके अलावा शुगर बीट जिसे हम कहते हैं मीठा चुकंदर, उसमें भी सुक्रोज पाई जाती है। तो सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कह सकते हैं, शुगर कैन भी कहा जाता है, इसे शुगर बीट भी इसे कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको ध्यान में रखना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, अनअपचायक शर्करा इसे हम कहते हैं। कुछ एग्जामों में पीछे पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी शर्करा अनअपचायक शर्करा है। इनमें आपको जो कई शर्कराओं के नाम दे देगा और उसमें आपको सुक्रोज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी कि अनअपचायक शर्करा होती है।
फॉर्मूला क्या होता है सुक्रोज का, यानी एक ग्लूकोज का अणु एक फ्रक्टोज का अणु दोनों जुड़ते हैं, एक H2O का अणु जुड़ जाता है और जो ग्लाइकोसाइडिक बंध है इसके द्वारा जुड़ करके जो फॉर्मूला बनता है वो C12H22 और O11, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सुक्रोज का। सुक्रोज के बाद में देखो ट्री हेलेज, एग्जाम्पल दे रखा ट्री हेलेज, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के अणु मिलते हैं, दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, ट्री हेलोज शर्करा बनाते हैं। ये कवक की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कीट यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके शरीर में तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। इस हीमोलिम्फ में ट्री हेलोज शर्करा पाई जाती है। तो इसके उदाहरण आपको ध्यान में रखने की, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें ट्री हेलोज शर्करा पाई जाती है। कीटों के शरीर का जो तरल पदार्थ है जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं उसमें भी ट्री हेलोज शर्करा पाई जाती है। इसके अलावा देखो हम बात करें जो माल्टोज होती है, जो माल्टोज है ये भी क्या है, एक डाइसेकेराइड होती है। ये किससे बनी होती है, एक ग्लूकोज का अणु यानी कि दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से गैलेक्टोज जो होता है, लैक्टोज जो शर्करा होती है ये भी डाइसेकेराइड शर्करा का एक उदाहरण है। लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, ये दूध में पाई जाती है। ये एक तो गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनी होती है। तो माल्टोज है जो कि एक डाइसेकेराइड है जो दो ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, ये एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनी होती है। दोनों ही डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपचायक शर्करा किसे कहते हैं और अनपचायक शर्करा किसे कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अपचायक शर्करा जो होती है, रिड्यूसिंग शुगर जिसे हम कहते हैं, वे शर्कराएं जो दूसरे किसी पदार्थ का अपचयन कर देते हैं, वे शर्कराएं जो दूसरे किसी पदार्थ का अपचयन कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, वे क्या कहलाती हैं, अपचायक शर्करा कहलाती हैं। और जो नहीं करती वो अनपचायक शर्करा कहलाती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त यानी कि फ्री एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी कि वे शर्कराएं जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देती हैं वे अपचायक शर्करा कहलाती हैं, और इनमें जो मुक्त एल्डिहाइड या जो कीटोन समूह है वो उपस्थित होता है। ये इसका कारण है। और इसका जो हम परीक्षण करते हैं उसमें बेनेडिक्ट विलियन या फेलिंग विलियन काम में लेते हैं अपचायक शर्करा के परीक्षण के रूप में। और ये जो विलियन होते हैं इसमें अपचायक शर्करा होती है, ये क्या करती है, इन विलियन में जो Cu+2 आयन होता है, कॉपर +2 आयन होता है, इस आयन को Cu+ आयन में अपचयित कर देती है। जितनी भी अपचायक शर्करा है इसके लिए जब हम परीक्षण करते हैं बेनेडिक्ट विलियन और फेलिंग विलियन में, तो इन विलियन में ये अपचायक शर्कराएं जो विलियन होता है उसमें उपस्थित कॉपर आयन Cu+2 इसे Cu+ आयन में कन्वर्ट कर देती है, अपचयित कर देती है। और सभी जो मोनोसेकेराइड्स होती हैं यानी कि जिनमें सेकेराइड की संख्या 1 होती है, सभी मोनोसेकेराइड अपचायक शर्करा कहलाती है। जिसमें हम बात करें तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज है, ये सभी क्या हैं, अपचायक शर्कराएं कहलाती हैं। जबकि हमने पीछे बात की थी सुक्रोज क्या होती है, अनपचायक शर्करा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वीटिंग इंडेक्स की कि इनमें से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। प्राकृतिक रूप से हम बात करें तो सुक्रोज का स्वीटिंग इंडेक्स में 100 है, माल्टोज है 32, लैक्टोज है 16 और फ्रक्टोज है 170। तो प्राकृतिक रूप से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, जिसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। और कृत्रिम रूप से हम सबसे मीठी शर्करा की बात करें तो वो सेकेरिन होती है। ये 40,000 के समथिंग इसका स्वीटिंग इंडेक्स के अंतर्गत आता है। तो ये आपको इतना ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सेकेरिन, जबकि प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड एवं डाइसेक्राइड के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड के मुख्य कार्य। पहला है ट्राइओज शर्कराएं, जिसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, उन्हें हम ट्राइओज शर्कराएं कहते हैं, C6H6O3। और इसके उदाहरण है ग्लिसरेल्डिहाइड, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, फास्फेट। ये 3 कार्बन युक्त जो शर्कराएं होती हैं उनके उदाहरण है ग्लिसरेल्डिहाइड, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, फास्फेट। ये दोनों शर्कराएं श्वसन एवं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण मध्यस्थ का कार्य करते हैं। यानी जो रेस्पायरेशन की क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ये दोनों ही इन क्रियाओं में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ट्रेट्रोज शर्कराएं यानी जिनमें कार्बन की संख्या 4 होती है, उन्हें ट्रेट्रोज शर्कराएं कहते हैं। और इसके उदाहरण है इरिथ्रोज और थ्रियोज। ये इसके उदाहरण हो गए, इरिथ्रोज और थ्रियोज। ये दोनों ही ट्रेट्रोज प्रकार की शर्कराएं होती हैं, इनमें 4 कार्बन संख्या पाई जाती है। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के अलावा ये शर्कराएं पौधों में एंथोसाइनिन के निर्माण में सहायक होती है, कवकों में भी पाई जाती है। यानी ट्रेट्रोज शर्कराएं, इरिथ्रोज और थ्रियोज, ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के काम में तो आती है, और इसके साथ में ये जो पौधों में एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है उसके निर्माण में सहायक होती है, और इसके अलावा कवकों में भी उपस्थित होती है। पेंटोज शर्कराएं वे होती है जिनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और इसके उदाहरण है राइबोज, C5H10O5, यानी कि जो RNA होता है उसमें कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और इसमें भी कार्बन की संख्या 5 होती है, और ये DNA इसका उदाहरण हो जाएगा। तो पेंटोज शर्करा जिनमें कार्बन की संख्या 5 होती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज इसके उदाहरण हो गए। आनुवांशिक पदार्थ जो कि DNA और RNA होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इनके निर्माण में पेंटोज शर्कराएं सहायक होती हैं। नेक्स्ट आता है हेक्सोज शर्कराएं, जिनमें जो कार्बन है इनकी संख्या कितनी होती है, हेक्सोज शर्कराओं में 6 होती है, और इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इनका निर्माण जो हेक्सोज शर्कराएं है ये मोनोसेक्राइड का निर्माण करती है, यानी खुद जो एक उपस्थित होती है शर्करा के रूप में, तो मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड मिलकर के डाइसेक्राइड का निर्माण करती है। तो पॉलीसेक्राइड का निर्माण भी इन्हीं हेक्सोज शर्कराओं से होता है। यानी हेक्सोज शर्कराएं ये मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के निर्माण करने में सहायक होती हैं। मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो मोनोसेक्राइड या फिर हम बात करें, देखो अभी हमने पीछे बात की है हेक्सोज शर्कराएं हैं। ये हेक्सोज शर्कराएं मुख्य रूप से इनका कार्य क्या होता है, ये ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती हैं और तीव्र गति से ऊर्जा प्राप्त करती। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हमें ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती हैं जो हेक्सोज शर्कराएं होती हैं वो। कार्बोहाइड्रेट है वसा एवं प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होती हैं। कार्बोहाइड्रेट से वसा और प्रोटीन का निर्माण भी कर सकते हैं। ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के उदाहरण हो गए पीछे, और जिसमें हमने बहुत सारे टेट्राज, ट्राइओज, ये जिसमें कार्बन की संख्या के आधार पर हम जब कार्बोहाइड्रेट को बांटते हैं उनके कार्य हमने देखे हैं। नेक्स्ट है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड में क्या होता है, 3 मोनोसेक्राइड की इकाइयाँ पाई जाती हैं। 3 मोनोसेक्राइड या सेकेराइड की इकाइयाँ है वो 3 पाई जाती हैं। और इसका उदाहरण है रेफिनोज। रेफिनोज क्या है, एक प्रकार की ट्राइसेकेराइड है, और ये एक ग्लूकोज का अणु, एक फ्रुक्टोज का अणु और एक गिलेक्टोज का अणु, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गिलेक्टोज तीनों के एक अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, रेफिनोज का निर्माण करते हैं। टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड में क्या होता है, 4 मोनोसेकेराइड पाए जाती हैं। 4 सेकेराइड की इकाइयाँ पाई जाती हैं, और इसका उदाहरण है स्टेकियोज, टेट्रासेकेराइड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आता है पॉलीसेकेराइड। इसमें सामान्यतः हम बात करें तो जो मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ है वो हजारों की संख्या में पाई जाती है। इसे हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड को क्या कहते हैं, ग्लाइकेंस भी कहा जाता है। 10 से अधिक संख्या में, देखो हमने ओलिगोसेकेराइड की बात की थी कि उनमें 2 से 9 तक
मोनोसेक्राइड इकाइयाँ पाई जाती है। 10 से अधिक संख्या में मोनोसेक्राइड इकाइयाँ आपस में जुड़कर क्या करती हैं, पॉलीसेक्राइड का निर्माण करती हैं। तो 10 से अधिक जब संख्या में मोनोसेक्राइड जुड़ती हैं तो वो पॉलीसेक्राइड का निर्माण करती हैं। इनके मध्य जो बंध होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। सेक्राइडों के मध्य, मोनोसेक्राइड के मध्य जो बंध पाया जाता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। पॉलीसेक्राइड को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरा एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड वे होते हैं जिनमें सभी जो मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं वो सभी एक समान होते हैं, यानी वे सेक्राइड जिनमें सभी मोनोसेक्राइड एक समान होते हैं वो कहलाते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। और इसके उदाहरण है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सेलुलोज होता है ये भी ग्लाइकोजन के बहुलीकरण से बनता है, स्टार्च भी ग्लाइकोज के बहुलीकरण से बनता है, जो ग्लूकोज होता है ये भी ग्लाइकोजन होता है ये भी ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनता है। यानी सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन इन सभी में समान प्रकार के मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं, वो कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। और वे पॉलीसेक्राइड्स जिनमें अलग अलग प्रकार के मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जैसे इसके उदाहरण है काइटिन, अगार अगार, एल्जीनेट्स, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। काइटिन, अगार अगार, एल्जीनेट्स, म्यूकोपॉलीसेक्राइड ये सभी हेट्रोपॉलीसेक्राइड के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जो सेक्राइड पाए जाते हैं उनमें समानता और असमानता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं पॉलीसेक्राइड। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज को संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड भी कहते हैं क्योंकि जो प्लांट कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, उसकी कोशिका भित्ति का निर्माण है वो सेलुलोज के द्वारा होता है। इस कारण इसे संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण है वो सेलुलोज के द्वारा किया जाता है। पौधों में रेशों का निर्माण भी सेलुलोज से होता है। रफेज के रूप में मनुष्य के आहार नाल में भोजन को गतिशील बनाए रखने के लिए सेलुलोज होता है, ये सहायक होता है। खरगोश की हम बात करें, रैबिट की, तो उनमें अपचित सेलुलोज को पचाने हेतु पुनः अपने मल को खाने की क्रिया पाई जाती है। जो खरगोश होता है ये जो अपचित सेलुलोज होता है तो उसको पुनः पचाने के लिए जो ये मल त्याग करता है उसी मल को फिर से खाता है ये और उसकी पाचन की क्रिया कंप्लीट करता है। खरगोश के द्वारा मल को पुनः खाने की जो क्रिया है इसे कोप्रोफेगी कहते हैं। कोप्रोफेगी या हिंदी में समल भोजिता इसे कहा जाता है, जो कि केवल खरगोश में पाई जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि समल भोजिता या कोप्रोफेगी है वो किस में पाई जाती है, खरगोश में पाई जाती है। एनिमल सेलुलोज है वो किसे कहा जाता है, तो ट्यूनिसिन नामक जो पदार्थ होता है उसे एनिमल सेलुलोज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड आता है स्टार्च। पौधों में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है, ये स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। तो जितने भी पादप हैं उनमें संचित भोजन के रूप में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट ये सभी जो प्लास्टिड हैं उसके उदाहरण हैं, प्लास्टिड के प्रकार हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में थोड़ा कम मात्रा में होता है, एमाइलोप्लास्ट में भी स्टार्च स्टोर्ड के रूप में उपस्थित होता है। इन सभी में संग्रहित भोजन के रूप में स्टार्च पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट है ये अवर्णीय लवक कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाते हैं, एमाइलोप्लास्ट इनमें क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टोर्ड रहता है इसमें स्टार्च के रूप में। इनुलिन जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और ये डहेलिया के पौधे में उपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डहेलिया के पौधे में उपस्थित होता है इनुलिन कार्बोहाइड्रेट। और इसका मुख्य कार्य की हम बात करें तो किडनी के कार्यों की जांच करने हेतु इनुलिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है काइटिन। ये कवक भित्ति तथा कुछ कीटों के आवरण के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी कि जो कवक होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, फंजाई की या कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसी कारण इन्हें फंगल सेलुलोज भी कहते हैं।
काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है। और जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इनका जो बाहरी आवरण होता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं, उसका निर्माण काइटिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड यह पॉलीसेकेराइड और म्यूकस से मिलकर बना होता है और म्यूकोपॉलीसेकेराइड भिंडी में पाया जाता है, जिसे हम लेडी फिंगर कहते हैं, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो अगार अगार जो संवर्धन माध्यम होता है, इसमें भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं और ये किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री शैवालों से अगार अगार प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड के व्युत्पन्न। मोनोसेकेराइड के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं? पहला है डीऑक्सी शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसका उदाहरण हो जाएगा। डीऑक्सी शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इनमें जो राइबोज शर्करा होती है, जो कि आरएनए वगैरह होते हैं इसके अंदर, उसमें एक ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और जिससे डीऑक्सी राइबोज शर्करा का निर्माण होता है। अमीनो शर्करा, जब शर्करा है, अमीनो शर्करा के साथ में अमीनो ग्रुप जुड़ता है NH2, तो इसे हम कहते हैं अमीनो शर्करा। और इसके उदाहरण है ग्लूकोज एमीन, गैलेक्टोज एमीन। ग्लूकोज एमीन, गैलेक्टोज एमीन ये अमीनो शर्करा के उदाहरण हैं। फिर शर्करा एल्कोहल, यानी शर्करा के साथ में जब एल्कोहल ग्रुप जुड़ता है तब इसे शर्करा एल्कोहल कहते हैं और इसका उदाहरण है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक प्रकार की शर्करा एल्कोहल होती है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने कार्ब पोषण, और पोषण में जो हमारा पहला पोषक तत्व आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्यूज यानी कि क्वेश्चन मिलते हैं और इसके अलावा नोट्स भी इस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है वो है बायोलॉजी विद संदीप टंडन सर, जिसमें हर प्रकार के नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी विद संदीप टंडन सर। धन्यवाद।